चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख चुके थे, ठीक है। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले थोड़ा सा एरिया वेक्टर हम लोग जान लें, ठीक है। एरिया वेक्टर, क्योंकि उसका यूज आएगा थोड़ा सा उसमें। तो ये हम लोग को पता ना, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप पैरेललोग्राम याद होगा आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में पढ़े थे। जैसे अगर ये ए वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर कोई ये पैरेललोग्राम जो बनाएगा तो ये भी ए वाला वेक्टर हो जाएगा, इसके पैरेलल ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा और ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा। तो इसका एरिया जो आता है, तो एरिया ऑफ दिस वेक्टर, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वो क्या आ जाता है हम लोग के पास, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग? तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, जैसे इसको हम वेरीफाई कर दें, अगर ये मान लीजिए थीटा है तो ये वाला बेस हो जाएगा, तो ये वाला आपका बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। बी अगर हम वेक्टर नहीं लिखे तो यानी ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऊपर में एरो हेड नहीं लगाए तो, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हो गया ना, एक ट्रायंगल ये और ये, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हाफ बेस की वैल्यू ए और हाइट की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। जो ये होगा, कोई भी डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जो इधर का एरिया होगा वो इधर का, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक। अब हम लोग को पता है कि ये भी क्या है आपका, मतलब कोई भी अगर हम ये मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है ए और ये एक पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं, मान लो इसी को ओरिजिन या जो भी मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया का चाहे स्केलर चाहे वेक्टर हो, यहाँ दिख रहा है कि ए बी साइन थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों वेक्टर प्रोडक्ट एंगल थीटा है, तो जब भी साइन वाला केस आता है तो हम लोग को क्रॉस वाला केस आता है। तो क्रॉस वाला केस आएगा तो या तो ये ए क्रॉस बी होगा या तो बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। खैर यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हमेशा क्या लेना है, एरिया वेक्टर, ठीक है। यानी या तो ए क्रॉस बी होगा या क्या हो जाएगा, ये बी क्रॉस ए। दोनों केस में ये बता रहा है कि जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ठीक है, एरिया वेक्टर जो होगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर। क्लियर? ये तो क्लियर है हम लोग के पास, ये तो क्लियर हो गया। अब जनरली इसमें हम लोग को देखना है कि डायरेक्शन किधर लेना है। तो एरिया वेक्टर बेसिकली जैसे फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड, तो हम लोग फर्स्ट वेक्टर हमेशा हम लोग क्या लेके चलते हैं, जैसे तो बेस वेक्टर लेके चलेंगे। इन जनरल जैसे हम लोग बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में जैसे ए क्रॉस बी देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए देखोगे तो इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बोर्ड के अंदर जाएंगे तो हम लोग अपने रिस्पेक्ट में अपने लेवल से हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, ऐसा लेंगे कि आउटवर्ड एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये हम लोग लेंगे, ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन। ऐसा क्यों है? आप कहोगे सर बी क्रॉस ए ले ले तो भी आउटवर्ड टू द प्लेन है, क्योंकि एक ही हम लोग सीख लिए। आप चाहे इधर लो चाहे उधर लो, खैर बोर्ड के रिस्पेक्ट भी आउटवर्ड और इनवर्ड है, पर प्लेन के रिस्पेक्ट तो दोनों आउटवर्ड है ना। अगर हम कोई ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ले लो, तो चाहे आप एरिया वेक्टर इधर लो चाहे इधर लो, उसके लिए तो दोनों आउटवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली ध्यान देना है कि आउटवर्ड, हम लोग बोर्ड के रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये लगेगा ये आउटवर्ड है ये इनवर्ड है, पर बोर्ड तो नहीं, प्लेन। अगर आप बोर्ड को ऐसे खड़ा देखो, ठीक है, ऐसे वर्टिकल देख लो, ऐसे इस टाइप का बोर्ड को ऐसे घुमा दो, तो आपको लगेगा इधर भी जाए या इधर जाए, दोनों केस में वो प्लेन के आउटवर्ड है। अगर हम इस सरफेस इस साइड से देखेंगे तो लगेगा इधर जा रहा है, इस सरफेस देखेंगे तो इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग प्लेन के आउटवर्ड देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड टू द प्लेन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया। अब जैसे कभी कभी मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ये तो हम ऐसे ले लिए एक एग्जाम्पल, तो यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यहाँ से हम लोग दिख गया और उसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ले लिए, ठीक। कभी कभी कोई सरफेस, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है। कोई सरफेस जैसे दो प्लेन में हो जाए, ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई क्वार्टर सर्कल है, ऐसे r, 0, यहाँ का 0, r, 0, और कोई ऐसे क्वार्टर सर्कल हो जाए, ठीक है। जैसे एक एक्स वाई प्लेन में हो गया
जैसे ये एक्स वाई प्लेन में हो गया हमारा, और दूसरा हम लोग ले लें एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं 0,0,r, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे हो गया, तो इसका डायरेक्शन जैसे होगा आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर ये क्लोज करो, जैसे ये हो गया एक केस, आप ऐसे ले सकते हो, मान लो ये क्वार्टर सर्कल ले लेना तो आप ऐसे ले सकते हो, कोई प्लेनर ले सकते हो, जैसे ऐसे ले लिया एक्स वाई प्लेन में हो गया, ठीक है। और ये आपका वाई जेड प्लेन में हो गया, मान लो यहाँ पे L,0, यहाँ ले लिए L,L,0, यहाँ ले लिए 0,L,0, ये हो गया 0,L,L, ये हो गया 0,0,L, ठीक है। तो ऐसे केस है। अब ऐसे केस में अगर आउटवर्ड लेना, सिंगल प्लेन रहता आउटवर्ड ऐसे ले लेते, ये प्लेन रहता आउटवर्ड इधर ले लेते पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अगर हम लोग ये देखेंगे तो इसका हम लोग आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन लेंगे, जैसा हम लोग देख रहे हैं हमेशा आउटवर्ड टू द प्लेन। अगर हम लोग के पास सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग इधर लेके हमारा काम चल रहा है तो हम इधर लेंगे, इसका इधर लेंगे, नो डाउट। इसका इधर लेंगे तो पॉजिटिव के, इसका इधर लेंगे तो पॉजिटिव आई, ठीक है। तो अगर हम इसका लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा L² पॉजिटिव के कैप, इसका देखोगे तो एरिया वेक्टर तो ही ना आएगा, L² आउटवर्ड होगा पॉजिटिव के कैप, प्लस इसका देखोगे तो L² आई कैप। कभी कभी ऐसा होगा कि ये बॉक्सेस बंद होने का पे, जैसे आप देखोगे तो ये क्यूबिकल टाइप का पोर्शन है, ठीक है। अगर ऐसा बंद हो जाएगा तो इसका आउटवर्ड इधर हो जाएगा, उसका आउटवर्ड पीछे हो जाएगा। उस केस में ये वाला किधर हो जाएगा आपका -L² आई कैप, और ये वाला पीछे हो जाएगा -L² के कैप, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड कंटेनर एक बात है, वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को देखना है, ठीक है। आउटवर्ड द प्लेन वो आपको समझ में आ जाएगा किस आउटवर्ड लेना है। अगर सिंगल सीट है, ठीक है, तो हम लोग जैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वहाँ पे भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स डिफाइन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सिंगल सीट है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आउटवर्ड एरिया देख लेंगे। फेसिंग टू द बोर्ड, अगर बोर्ड को फेस कर रहे हैं हम लोग, बोर्ड वैसे देख रहे हैं तो आउटवर्ड टू द बोर्ड जो हो जाएगा वही, अगर यही प्लेन है, ठीक है, ऐसे प्लेन है तो ऑन टू द बोर्ड ही क्या हो जाएगा हमारा आउटवर्ड एरिया हो जाएगा। क्लियर, तो उसमें घबराना नहीं है। सिंगल सीट है तो दोनों तरफ आउटवर्ड हो सकता है, ठीक है। मगर ध्यान दीजिए जो भी फेस है, अगर हम ये सामने इसको जैसे यहाँ पे बिठा दिए, ये अगर ऐसे फेस ले रहे हैं हम, मान रहे कि नहीं यही फेस है हमारा, ठीक है, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। इसका ये इधर वाला फेस लेंगे तो ये आउटवर्ड, अगर पीछे वाला फेस लेंगे तो ये आउटवर्ड, इसका पीछे वाला फेस लेंगे तो उधर आउटवर्ड माइनस के कैप। क्लियर है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो एरिया वेक्टर है वो क्लियर हो गया हमारे पास, कि एरिया वेक्टर जो है वो हमारा नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा जो प्लेन है, ठीक है। अगर दो तीन प्लेन में है तो दोनों तीनों प्लेन का वो वेक्टर सम हो जाएगा नॉर्मल का, ठीक है। नॉर्मली आउटवर्ड होगा, बेसिकली नॉर्मल का मतलब नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अब आते हैं यहीं से बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको φb से डिनोट करते हैं। क्लियर है, किसे डिनोट करेंगे, φe, सॉरी φb नहीं, फाई तो e मैग्नेटिक फील्ड के लिए φe, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए φe और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए φb, ठीक है। खैर वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, φe इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब ये क्या होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना, कोई एक चार्ज था r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे Q/4πε/r²। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होती है आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होती है इनवर्ड होगा, तो यानी वेक्टर फॉर्म में हम लोग निकाले थे, ठीक है। Q/4πε/r³, r वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, जैसा भी अकॉर्डिंगली, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आर वेक्टर, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आर वेक्टर। ये वेक्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे थे। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर स्केलर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर स्केलर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो हम लोग को क्या देखना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम नहीं मैं तो कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म देखना है, ठीक है। एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड तो नो डाउट स्केलर होगा, पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर के टर्म से डिफाइन करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होता तो कैसे डिफाइन होता, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता, ठीक, उसकी इंटेंसिटी क्या होती, ये तो अभी वेक्टर फॉर्म में इसकी इंटेंसिटी है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता, मान लो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप इसके लिए वेक्टर चक्कर छोड़ो, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर अब हमको इसी चीज़ को इसके जो जिसके वजह से ये इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको स्केलर के टर्म से पढ़ना है।
तो हम लोग कौन सी क्वांटिटी देखेंगे, तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नो डाउट ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, स्केलर टर्म है। ठीक है, टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, स्केलर टर्म टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंगली एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं देगा। अब ये कैसे डिफाइंड है, तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अगर हम लोग ले लें, ठीक, कि अगर मान लीजिए कोई भी यूनिट एरिया है ऐसे, ठीक, कोई भी ऐसा अगर मान लीजिए यूनिट एरिया हमारे पास, यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म का केस ले चल रहे हैं, तो वो जो काउंट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली। ठीक है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, और यूनिट एरिया भी जो वो भी, ये भी प्लेनर है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे किसी यूनिट एरिया से, उसी को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, कोप्लेनर यूनिट एरिया है। ठीक है, एक ही प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। इसको और अगर हम लोग मोर प्रिसाइजली डिफाइन करें तो प्रिसाइज, ठीक है, एक्सप्रेशन जो हो जाएगा इसका, मान लीजिए कोई इनफाइनेटली स्मॉल एरिया है, सपोज करिए इसका एरिया वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर डी ए, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ई वेक्टर, बहुत स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल एरिया है। ठीक है, इनफाइनेटली, ठीक है, स्मॉल एरिया है। क्लियर है, इनफाइनेटली स्मॉल एरिया है, तो उस केस में अगर हम लोग देखें कि फाई ई को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हो जाएगा ई डॉट डी ए। क्लियर है, ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए क्यों हुआ, ध्यान दो, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली देखना था। तो ध्यान दो, कोई भी एरिया वेक्टर है अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा एरिया वेक्टर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में अगर थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अलावा हमको कौन सा चाहिए, कौन सा काउंट चाहिए, नंबर ऑफ पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल, यानी ऐसे वाला चाहिए, यानी ये वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ई का दो कंपोनेंट आएगा तुम्हारे पास, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा ई साइन थीटा। कौन सा काउंट चाहिए हमको, ई कॉस थीटा। ठीक है, ई कॉस थीटा चाहिए, कौन सा काउंट चाहिए हमको, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा चाहिए, ई कॉस थीटा की वैल्यू किसके लॉन्ग है, एरिया के लॉन्ग। ठीक है, तो यानी अब यही देख लो, ठीक, यानी एरिया के लॉन्ग वाला कंपोनेंट चाहिए हमको, एरिया के लॉन्ग वाला काउंट चाहिए। ठीक है, एरिया के लॉन्ग वाला, तो एरिया के लॉन्ग वाला कंपोनेंट कौन जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो एरिया के लॉन्ग वाला कंपोनेंट कौन सा जाएगा तुम्हारा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लो, ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड ई मॉड डी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। ठीक है, तो हमको नॉर्मल चाहिए यानी ई कॉस थीटा चाहिए। ठीक, अब यूनिट एरिया के लिए था तो ए की वैल्यू तो 1 हो जा रही थी, पर अगर यूनिट एरिया नहीं है, कोई एरिया और है, तो उसमें एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके लॉन्ग जो भी कंपोनेंट इनटू एरिया। ठीक है, यानी ई कॉस थीटा, ठीक, इनटू एरिया, ये हो जाएगा। तो यानी अगर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एंड कोप्लेनर सरफेस है, तो यही जो फॉर्मूला है डायरेक्टली वो किस में चला जाएगा आपका, ई डॉट ए में चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला चीज़ आप लिख सकते हो, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन कोप्लेनर सरफेस, ठीक है, फाई ई जो जाएगा ई डॉट डी हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ से इसका आप यूनिट और बाकी चीज़ निकाल सकते हो। तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा आपका, वो हो चुका रहेगा
ऐसा यूनिट इज, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन जो हो जाएगा फाई का, न्यूटन का क्या होता है mlt-2 एल स्क्वायर, कूलम का 80, तो हो जाएगा ml³ t-3 e-1। अब ध्यान दे लो कि फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, यस, फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। केस 1 ले लो, ठीक है। अगर मान लो एरिया वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल, ठीक है, क्या है, एक्यूट है, यानी अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो उस केस में फाई ई जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, समझ बात को, क्योंकि फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ई दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। केस 2 ले लो, यानी दोनों के बीच में एक्यूट एंगल यानी इमर्जेस, ठीक है, यानी ये वाला केस आप ले लो ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, कैसा भी सरफेस हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है, बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। केस 2 ले लो, ठीक, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये एरिया वेक्टर नॉर्मल वेक्टर से पहले ऐसे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, तो उस केस में फाई ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जा रहा है, हम लोग को पता है क्यों नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि फाई ई की वैल्यू क्या है, मॉड ए कॉस थीटा, थीटा अगर ऑब्ट्यूस होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एंटरिंग इनटू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर्स द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस में इंटर करेगा, एंटर इनटू द सरफेस, कोई भी ऐसे सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा है तो फाई नेगेटिव होगा, बाहर निकल रहा है तो फाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। कहीं से भी अंदर घुसा फाई नेगेटिव, कहीं से बाहर निकला फाई पॉजिटिव, क्लियर है। किसी भी सरफेस पर अगर अंदर घुसा नेगेटिव, बाहर निकला पॉजिटिव। जीरो कब होगा, ठीक है। केस 3 ले ले कि कब, जब ऐसा कुछ हो जाए, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए, दोनों के बीच में 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 90 वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजिंग द सरफेस, ठीक है, अगर सरफेस को टच कर रहा है, ठीक, मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल जा रहा है, इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई ऐसा मान लीजिए ऐसे यहाँ टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ इंटर कर रहा है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ निकल रहा है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कोई ऐसा सरफेस है, उसको टेंजेंशियली जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। इंटर कर रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव, बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी क्लोज्ड 3D सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। चलिए, इतना इस लेक्चर में काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।